ये दूसरी बात है। खेलने के समय, उस प्रतियोगिता में भाग लेते समय जो आपके अंदर जो जो विकास क्रम बनता है, वो आपके लिए एक उचित अवसर देता है कि भविष्य में आप ये समझ पाओ कि आप किस चीज़ में बेहतर हो। जैसे एक क्रिकेट खेल होता है, उसमें कई अंश होते हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग, ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं होता है कि अगर आप क्रिकेट खेलने गए तो इसका मतलब आप अच्छे बल्लेबाज हो तभी खेलने जाओगे। हो सकता है आप बहुत अच्छे बॉलर हो सकता है बहुत अच्छे विकेट कीपर हो सकता है आप क्रिकेट खेलने गए लेकिन आपकी एनालिसिस इतनी अच्छी है कि आप भविष्य में बहुत अच्छे कमेंटेटर बन जाओ। आपको उस खेल के गुण और अवगुण के इतने अच्छे पता है, तो डेफिनिटली यू शुड गो। आप पार्टिसिपेट करो और आप एक्सप्लोर करो कि इस खेल के अलग-अलग अंश में मैं किस अंश में बेहतर हूँ। निश्चित तौर पे विजेता वही होता है जो सभी अंश में कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करता हो। लेकिन जो किसी भी एक अंश में भी अच्छा है तो वो खराब नहीं है, उसका वो एक अंग अच्छा है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड सर प्लीज़। हाँ, ये स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, खासकर ये स्कूल चिल्ड्रंस के लिए। जब भी आप कभी अपने जीवन में कोई भी प्रश्न टीचर करता है, शिक्षक या अभिभावक आपके पेरेंट्स करते हैं, वर्क से रिलेटेड, तो 3 चीज़ों पे ज़रूर आप ध्यान दें। व्हाट, व्हाई एंड हाउ। अब ये प्रश्न को कैसे सजाना है, पहले व्हाई आना चाहिए कि पहले व्हाट आना चाहिए कि पहले हाउ आना चाहिए, ये तो काल और परिस्थिति पे डिपेंड करता है। लेकिन व्हाई क्वेश्चन तो आपका इंटरनल क्वेश्चन होता है। वो आपके अंदर से आना चाहिए, आपके शिक्षा, आपके गुण से आता है, व्हाई। लेकिन व्हाट एंड हाउ ये एक्सटर्नल फैक्टर है, जो अभी हमने बात किया ना, व्हाट एंड हाउ। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि एक रंगोली बनानी है, तो क्या बनाना है? रंगोली में क्या बनाना है? किस अवसर पे बनाना है? नवरात्रि पे बनाना है, स्वतंत्रता दिवस पे बनाना है, हाउ? उसके लिए कौन-कौन से मटेरियल लगेंगे? देखिए सिंपल सा चीज़ होता है ना कि कोई भी चीज़ आप करते हो, क्या करना है और कैसे करना है, ये आपसे पूछा जाना होता है। या अगर आपको काम दिया जाता है, तो ये चीज़ें हो आपको पता होनी चाहिए कि आपको क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप एक स्लाइड में एक फ़ोटो देख रहे हैं राइट साइड में, एक व्यक्ति है जो खड़ा है और उसके पास बहुत सारी सीढ़ियाँ रखी हैं। उसमें लिखा है इट डज़न्ट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेस यू हैव, इफ यू डू नॉट नो हाउ टू यूज़ देम, इट विल नेवर बी एनफ। आप समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति है जो दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा है और उसको दूसरी तरफ देखना है। वो बहुत सारे ढेर पे खड़ा है सीढ़ियों के। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि सीढ़ियों को सही तरीके से अगर वो रख देगा तो किसी एक सीढ़ी से ही उपयोग से वो दीवार की दूसरी तरफ देख सकता है। कुछ ऐसी स्थिति आपकी या हमारी भी होती है, जब हम विद्यालय में होते हैं और हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ भी होते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इन रिसोर्सेज़ को हम किस प्रकार से यूज़ करें ताकि हम दूसरी तरफ कर सकें। आप यही देखेंगे, एक ही असाइनमेंट टीचर देता है 3 बच्चों को। एक बच्चा इंटरनेट पे बैठकर उसी रिसोर्स के साथ, उसी इंटरनेट स्पीड पे, जियो वाई-फाई पे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेता है और दूसरा बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता है। यानी कि यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक बच्चे के पास रिसोर्स है, दूसरे के पास रिसोर्स नहीं है। रिसोर्स दोनों के पास है। एक बच्चे ने उस रिसोर्स को सीढ़ी बनाकर खड़ा हुआ, दूसरा उस सीढ़ी के ढेर बनाकर उस पे खड़ा हो रहा है। बस यही अंतर है। हमें कोशिश करना है अपने जीवन में पवन जी पूछ रहे हैं इंटेलिजेंस कोसेंट क्या होता है? इंटेलिजेंस कोसेंट जो होता है एक टाइप ऑफ आपके इंटेलिजेंस का ही एक रेशियो होता है। लाइक उसमें आपकी प्रवृत्ति दिखती है। इट्स इंटेलिजेंस कोसेंट इज नॉट जस्ट अबाउट योर इंटेलिजेंस बट योर एटीट्यूड आल्सो। इट इज अ सम ऑफ सो मेनी क्वालिटीज इन यू। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट टेस्ट में अक्सर मुझे समझ में आता है, आप लोग सुनते होंगे आईक्यू इसकी लेवल इतनी है, आईक्यू लेवल इतनी है। आपकी बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता, इसके एक आकलन का एक समावेशिक परिणाम है वो। जैसे आपसे कोई कह दे कि रिपोर्ट कार्ड क्या है?
तो रिपोर्ट कार्ड अपने आप में कोई एक विषय का ज्ञान नहीं है, वो सभी विषयों के ज्ञान का एक संग्रह है कि इंग्लिश, हिंदी, गणित है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पंजाबी, सभी भाषाओं का जो आपको योग मिलता है तो आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है। वो कोशेंट हुआ, उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है, ठीक है, वो जस्ट ए नंबर होता है। और ये पार्ट आप समझ चुके हैं राइट साइड वाला। अब हम लेफ्ट साइड में आते हैं। ये उनके लिए है जो छात्र, जो बच्चों को ये पता है कि मुझे सीढ़ी लगाकर दूसरी तरफ देखना है। अब ये बात आता है कि आपको सीढ़ी जब लगानी है तो कैसी सीढ़ी लगानी है, इन ढेर में से कौन सा सीढ़ी चुनना है। अब इस फोटोग्राफ में लिखा हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉलर स्टेप्स। एक व्यक्ति खड़ा है जिसकी सीढ़ियों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, वो जमीन पे ही खड़ा है और हाथ उठाए खड़ा है, क्योंकि एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी जाने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो मानो बीम लेने वाली बात है, बीम लेते हैं ना हम लोग स्पोर्ट्स में, खड़े होकर आप चेस्ट को पुल करते हैं, वैसा एक्सरसाइज वाला का पार्ट हो जाएगा। आपको पता है कितना एफर्ट लगता है इसमें। और दूसरा स्मॉलर स्टेप्स है, वो देखिए बच्चा ऊपर चढ़ गया कितनी ऊंचाई पर, बोथ हैव स्टेयर्स, दोनों के पास स्टेयर्स है। इस स्लाइड से आप सभी का मतलब ये होना चाहिए कि पहला तो ये कि आपके पास जब रिसोर्सेज हो तो आपको ये पता होना चाहिए उन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है, हाउ टू प्लेस दैट रिसोर्स। सीढ़ियों का ढेर है तो उन सीढ़ियों के ढेर में से आपको सही सीढ़ी उठानी है। अब सीढ़ी आ गई तो सीढ़ी का भी तो चुनाव होना चाहिए। ये थोड़ी है कि मुझे दो सीढ़ियां मिली, दोनों लंबी सीढ़ी है, दोनों लगा देंगे ना जी। एक सीढ़ी लंबी है लेकिन उसके स्टेयर्स बड़े बड़े हैं तो आप उस स्टेयर्स को मत चुनो, आप उन स्टेयर्स को चुनो जो छोटे छोटे हैं। दूसरी बात इस स्लाइड से आ रही है कि ये जो छोटे स्टेयर्स होते हैं ना, ये आपकी लर्निंग को बताते हैं। स्मॉलर स्टेप्स इज ऑलवेज शोइंग योर स्मॉल स्मॉल इंटेलिजेंस। आपकी लर्निंग स्लो कीजिए। जब आप चीजों को धीरे धीरे सीखते हैं ना तो आप उसको अपने जीवन में उतार भी पाते हैं। यही कारण होगा कि आप जब देखोगे क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस कोर्स में आपको शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं दिखा होगा, लेकिन जब 6 7 8 में पहुंचे होंगे तो आपको काफी चेंजेस दिख रहा होगा। वही 8 में आ गए होंगे तो बहुत ज्यादा सिलेबस में चेंजेस दिखते होंगे। उसका कारण यही है कि इसके स्टेप्स ऐसे बनाए जाते हैं कि ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सको, वो आपकी बौद्धिक क्षमता के अनुसार हो। बड़े स्टेप्स आपको जीवन में हमेशा सहायक नहीं होंगे, वो आपकी ऊर्जा भी ज्यादा लेंगे। जिस प्रकार से अगर आप अपने आप को हाथों को खड़े कर कर अगर आप बीम लोगे, ऊपर की तरफ खींचोगे तो आपकी ज्यादा ऊर्जा लगेगी। ये स्लाइड्स आपको ये बताने के लिए कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है ना, क्या करना है और कैसे करना है, व्हाट एंड हाउ। व्हाई दिस शुड बी योर इनहेरेंट क्वेश्चन, क्यों करना है। ये इसी वाई पे न्यूटन की डिस्कवरी लिखी हुई है, इसी वाई पे जेम्स वॉट का वास्प इंजन चलता है। वाई, व्हाट एंड हाउ तो दिख जाता है। हाउ इज अ क्वेश्चन जिससे आप मैथमेटिकल सॉल्व करते होगे, अच्छा ये कैसे होता है। जैसे रिमोट आप दाबते हो, आपने दाबते समय कभी सोचा कि ये कैसे चैनल बदलता है। हाउ, क्योंकि उसमें से रेडिएशन जाते हैं, वहां एक्चुएटर्स लगा है आपके टीवी में, उस एक्चुएटर्स में सिग्नल जाता है और उसको वो चेंज करता है। व्हाट होता है, चैनल बदलता है। हाउ, सिग्नलिंग के थ्रू। क्यों बदलता है, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज नॉट साइंस क्वेश्चन। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नहीं है, दैट इज इंटरनल क्वेश्चन। मुझे न्यूज देखना है तो मैं बदल दिया, टीवी बंद करनी है बंद कर दिया। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके होने चाहिए कि ये क्यों होता है और क्या, और ये आपके लाइफ में होने चाहिए, डे टू डे लाइफ में। मैं आप सभी से बोलूंगा, अपने जीवन में छोटे छोटे चीजों पर प्रश्न जरूर करें। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आपको हमेशा अपने अभिभावक से मिलेंगे, और आपके अभिभावक सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं क्योंकि उन्हें सब पता होता है। सब कुछ तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन ज्यादातर चीजें उन्हें पता होती हैं जो आपके दूर कर सके।
आईक्यू से रिलेटेड ज्यादा सवाल पूछा है। वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, एक ने एलियन के बारे में, एलियन के पूछा कि जो दूसरे ग्रह के पर होते हैं या नहीं, और दूसरे ने मंगल के ऊपर पूछा है। बहुत अच्छी बात है, हम लोग इस पे आएंगे। दीज आर लाइक क्वेश्चन जो कि अपार्ट फ्रॉम दिस सिलेबस में है, हमारे जो डिस्कशन के हम लोग इसे आगे डील करेंगे जब टॉक हम खत्म होने लगेगा तब। नेक्स्ट क्लास भी है, नहीं समझ में आया। ओके, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं। अब हम आते हैं टूल्स। अगले स्लाइड पे आते हैं सर। ये व्हाट एंड हाउ आ गया। अब हम रिसोर्स की बात करते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या है। अगले स्लाइड पे आते हैं सर। मैं आपकी बात करता हूँ इंक्रीजिंग लर्निंग पावर, बहुत सही आता है। अब आपको ये समझना होगा कि अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी अवेलेबल है। प्लीज प्लीज बिफोर दिस सर, बिफोर इसके पहले का स्लाइड सर। हाँ, अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी अवेलेबल है आपके पास। आपको मैंने पिछले स्लाइड में दिखलाया कि एक सीढ़ियों का ढेर है, और उसमें से दो सीढ़ियां मैंने दिखाई, एक लंबे सीढ़ी वाली और एक में छोटी छोटी स्टेप्स वाली। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप नाउ डेज, ओके, आई थिंक यू आर मोर लुकिंग टुवर्ड्स एस्ट्रोनॉमी, ज्यादातर क्वेश्चन है, हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, आपको लग रहा है बायजू मार्केटिंग है, आई एम टेकिंग आउट दिस, मैं आपके सामने बस रिसोर्सेज बता रहा हूँ। डोंट थिंक कि ये रिसोर्सेज ही इकलौता, या मैं इसके माध्यम से किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, मैं ना यूट्यूब, ना गूगल, ना अनअकैडमी, ना बायजू, ना एनसीईआरटी, ना एनपीटीईएल, किसी का प्रचार नहीं हो रही है। ये बस अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जो आज के डेट में आपको मार्केट में गूगल करोगे या कुछ ढूंढोगे तो आपको ये सब चीजें अवेलेबल है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है वो आपको लर्निंग और मॉडर्न एजुकेशन में सहायक सिद्ध हो रही हैं, इसके लिए सबको पता है। ठीक है, एज एन स्टूडेंट, जब हम भी एक विद्यार्थी थे तो हम लाइब्रेरीज में समय बिताते थे, बुक्स उठाते थे। दैट इज अ ट्रेडिशनल एंड मोस्ट कंसिस्टेंट वे ऑफ एजुकेशन, उसकी कोई अल्टरनेट नहीं है। आई एम अगेन सेइंग, किताबों का कोई विकल्प नहीं है। प्लीज आपके पास अगर पॉसिबल हो तो आप ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ें और किताबों से शिक्षा लें। किताब एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम होता है आपको आपसे अवगत कराने का। परंतु यदि अगर किसी जगह पर आपके पास किताबें अवेलेबल ज्यादा ना हो, आपके पास संसाधन कम हो, तो आज के समय में ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके पास बहुत सारी किताबें भी अवेलेबल है। जैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपके मोबाइल पे अवेलेबल हो सकता है, सारे वर्जन ये अवेलेबल है। आप सभी किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं। तो ये किताबें हो गई। एनपीटीईएल, ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एजुकेशनल साइट है। ये भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान आईआईटी के द्वारा प्रायोजित है। आईआईटी के लेक्चरर्स इसमें लेक्चर लेते हैं और ऑनलाइन इसको अपलोड करते हैं। इससे इससे आपको हर विषय के ऊपर काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा बौद्धिक स्तर पे ऊपर है, इसलिए अगर आप इसे आगे के स्तर पे पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये इसके अलावा बायजू हटा देता हूँ, बायजू की जगह पर आप सभी के लिए साइट में बताता हूँ स्वयं। ये एक स्वयं पोर्टल है, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कहते हैं, इसको शिक्षा के लिए भी माना जाता है, उसके द्वारा बनाया गया एक साइट है स्वयं। इसमें आप इनरोल करके सभी स्कूली शिक्षा से लेके कॉलेज की शिक्षा तक की अध्ययन के बारे में सामग्री और इसके रिलेटेड आप एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं स्वयं पोर्टल से। ऑनलाइन अवेलेबल है मटेरियल भी और वीडियो भी। यूट्यूब तो सभी के पास है, सबको पता है यूट्यूब का इस्तेमाल होता है, गूगल है। तो ये रिसोर्स है, लेकिन इन रिसोर्सेज को आपको कैसे यूज करना है ये आपके ऊपर है। ये अलग अलग सीढ़ियां हैं, इनका ढेर बनाकर आप खड़े भी हो सकते हो, इनमें से किसी भी एक सीढ़ी का इस्तेमाल करके आप आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। हम लोग अब अगले स्लाइड में चलते हैं सर। बिल्कुल सही। अब हम आपके पास आएंगे कि गोल ऑफ लाइफ क्या होती है। मैं आप लोगों से दो शब्द पूछूंगा, व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ।
इन दोनों में अंतर क्या है, गोल और एम का अंतर आप बताएं। मैं आपके प्रश्न ले चुका हूं सभी को, सैटेलाइट का, उसके बाद क्या कहते हैं, प्लैनेट्स के ऊपर, एलियन के ऊपर, और मार्स में जीवन के ऊपर सभी प्रश्न आप लोगों के आ चुके हैं। मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं, गोल ऑफ लाइफ और एम ऑफ लाइफ का अंतर आप प्लीज बताएं। हाँ, यही टाइप करेंगे, हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, गोल ऑफ लाइफ एंड एम ऑफ लाइफ। इसके गोल और एम के ऊपर पहले हम एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। प्रिसीजन और एक्यूरेसी में भी कुछ अंतर होता है या नहीं होता है? क्या दोनों एक ही शब्द हैं, या एक ही शब्द को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं? ठीक है, या दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर है? लाइक ये आप लोग घर के स्तर पे, अगर मैं पारिवारिक स्तर पे बात करूं, जैसे कहते नहीं है फ्राइड राइस और बिरयानी, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग है? मम्मी लोगों को पता होता है, बच्चों को शायद पता ना हो, आप लोगों को पता हो सकता है। उसी प्रकार से लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। बिरयानी और फ्राइड राइस अंतर है, बिरयानी भारतीय रेसिपी में आता है और फ्राइड राइस चाइनीज रेसिपी में आता है। उसी प्रकार से क्या एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन में अंतर है या सेम है? एक्यूरेसी एक ऐसा शब्द होता है जो टारगेट ओरिएंटेड होता है, और प्रिसीजन जो है आपके एफर्ट से ओरिएंटेड होता है। यानी कि अगर आपको बुल्स आई कहते हैं ना, हिट करना, कि अगर आप एकदम एकदम सही जगह पर अगर आप हिट कर रहे हो तो कहते हैं एक्यूरेट, एग्जैक्ट। जैसे कि अगर आपको 100 लिखना है और आपने 100 लिख दिया, एक्यूरेट। अगर आपने 99.999 लिखा तो वी कैन कॉल इट मोर एक्यूरेट, but not 100% accurate. If I will write 97, precisely it's correct, but not accurate. Okay? So कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में होते हैं, आप तो क्लास 6, 7, 8 के हैं, बहुत भारी भरकम शब्द मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी को आपको समझने में एक हेल्प करेगी कि चीजें प्रिसाइज और एक्यूरेट कब कब होती है। तो एक बेहतर विकल्प चुनने के लिए जीवन में सबसे बड़ा चीज है अपने लाइफ को मोटिवेट रखने के लिए आपको इन दोनों का एकदम पैरेललिटी, जिसको बैलेंस कहते हैं, इनमें ना बैलेंस बनाने की जरूरत होती है कि आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में भी ना जाओ और बहुत ज्यादा प्रिसीजन में भी ना जाओ। एक हमारे विज्ञान में एक थ्योरी है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोटोन पड़ता है, तो आइदर या तो आप उसकी पोजीशन को बता पाते हो या फिर उसकी स्पीड को बता पाते हो। द मोमेंट उस पे फोटोन हिट करता है उसकी स्पीड बदल जाती है, फिर आप उसके लोकेशन को नहीं बता पाते हो। दिस इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। यानी आप अगर आप एक चीज को कवर करते हो तो दूसरे चीज को से हाथ धोना बैठ जाता है, ठीक है ना। यानी आप एक मुट्ठी। सौरभ जी, मैं आपको एक बार और डिस्टर्ब करूंगा तो ये मीटिंग ना फिर से ऑटो कट हो जाएगी। फिर से आप सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे और जो आपके डाउट्स हैं और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो हम कंटिन्यू रखेंगे।